लगभग 7 महीने पहले इस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन हमने लिया था और आपको बताया था कि इस गाड़ी में पूरा पोटेंशियल है सेगमेंट लीडर बनने का। मारुति सुजुकी की विक्टोरिस जो कि आज हमारे सामने है। पिछली बार हमने आपको दिया था वीडियो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का, जिसमें हमने मैनुअल भी चलाया, जिसमें हमने ऑटोमेटिक भी चलाया। आज चला रहे हैं हाइब्रिड। इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है मेरी जो आपके साथ शेयर करनी है। ये गाड़ियां उन लोगों के लिए है जिनको पैसा बचाना है, यानी कि कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ियां। कम रनिंग कॉस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी रनिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा खर्चा वो नहीं करना चाहते हैं। पहले सिर्फ डीजल का ऑप्शन हुआ करता था, आज हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी है। और ये बात जग जाहिर है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में रिस्ट्रिक्शन नहीं है ईवी के जैसा और डर नहीं है डीजल के जैसा, फिर भी ये कम क्यों बिकता है? कम इसलिए बिकता है क्योंकि जनता को कम समझ में आता है। इसका जो सीएनजी है और साथ के साथ जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला ऑप्शन है पेट्रोल में, चाहे वो मैनुअल क्यों ना हो, चाहे वो ऑटोमेटिक क्यों ना हो, वो अच्छा खासा बिकता है। अब देखिए, इसके बावजूद भी अच्छे खासे नंबर्स में बिक रही है विक्टोरिस। सेगमेंट लीडर तो नहीं बनी, लेकिन दूसरे नंबर पे अभी भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिड के क्या फायदे हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों ये डीजल से बेहतर है, क्यों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेहतर है, और साथ के साथ जो हाइब्रिड का अपफ्रंट कॉस्ट आप देने वाले हैं, मतलब कि जो इसकी ज़्यादा प्राइसिंग रहती है वो आप देने वाले हैं, वो आपके कितने किलोमीटर में और कितने साल में रिकवर होगा और जल्द से जल्द आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसका प्राइस कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हाइब्रिड में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आता ही आता है। तो जो इसका VXI वेरिएंट है उसमें ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस है 3.5 लाख के आसपास, और जो इसका ZXI है उसमें है 3 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस, और जो इसका ZXI प्लस है उसमें 2.5 लाख का, 3.5 लाख रुपए आप ज़्यादा दे रहे हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में। और लगभग सेम आपको डीजल की कीमत देनी पड़ती है। डीजल ऑटोमेटिक आप किसी भी ब्रांड का लेंगे, सेम सेगमेंट सेम वेरिएंट लगभग, जिसमें जितने इसमें फीचर आते हैं उसकी भी आपको लगभग मिनिमम कॉस्ट 19 लाख के आसपास देनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि डीजल ऑटोमेटिक के बराबर की कॉस्ट है इसकी। और ये बात भी सच है कि इस सेगमेंट में डीजल काफ़ी अच्छा खासा बिकता है। क्रेटा लगभग 44% के आसपास डीजल में बिकती है, सेल्टोस लगभग 40% के आसपास। तो हाइब्रिड के साथ नाइंसाफी क्यों? 7 दिनों से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं और मुझे इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है ना, वो डीजल ऑटोमेटिक से काफ़ी सही लगी। हाईवे में अगर 80 to 100 की स्पीड में मैं इस गाड़ी को चलाता हूं तो ये आसानी से मुझे 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल कर देती है। सिटी में 24 के आसपास, और वर्स्ट सिनारियो में अगर ज़्यादातर गाड़ी खड़ी है, एसी चला है, रुका हुआ हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो कम से कम इसने मेरे को जो MID में एवरेज दिखाया है आज तक 18 का, उससे नीचे नहीं। और दूसरी बात, डीजल ऑटोमेटिक से अच्छा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। 0 to 100 लगभग 11 सेकंड के आसपास। जब ये गाड़ी 0 से उठती है ना, मोटर के असिस्ट के साथ, जब आप इसमें 0 to 100 करेंगे या परफॉर्मेंस लेना चाहेंगे, मोटर प्लस इंजन मिलकर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है जिसको डीजल मैच नहीं कर सकता। और इसमें जो eCVT है, ना तो उसमें कोई जर्क है, ना ही कोई रबर बैंड इफेक्ट, आपको सडन एक्सेलरेशन मिलेगा। मोटर और इंजन मिलकर कंबाइंड आउटपुट इसका निकालते हैं 114 PS के आसपास। अब देखिए, टियर 2 टियर 3 सिटी में डीजल तो आप चला सकते हैं बेझिझक इस टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो NCR में 10 साल का रूल है वहाँ पर आप 10 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते। और ऊपर से गवर्नमेंट का कब दिमाग चेंज हो जाए, कब डीजल को बैन कर दे, आपकी गाड़ी को चलाने में आपको रिस्ट्रिक्शन आए, ये आपको कोई भी पता नहीं है। और ऊपर से उसमें DEF का भी खर्चा है, यानी कि एडब्लू का खर्चा है। ऊपर से अगर आप सिटी में गाड़ी चलाएंगे तो आपके DPF को चोक होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। उसमें चाहिए होती है हाईवे की ड्राइविंग फ्रीक्वेंटली। और जितना ही एवरेज मैंने आपको बताया, उस कंडीशन में आप डीजल को चलाएंगे सिटी में तो वो डीजल ऑटोमेटिक आपको 14 के आसपास का एवरेज देगा, और हाईवे में 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का मैक्सिमम। और रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसमें रेंज एंजाइटी रहेगी। अगर आप हाईवे पे लगातार चलने के आदी हैं तो आपको बार बार स्टॉप लेने पड़ेंगे, आप परेशान रहेंगे। और दूसरा केस EV का वो ये है कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है या आपकी सोसाइटी आपकी पार्किंग में आपका चार्जिंग सेटअप इंस्टॉल करने में मना कर रही है, तब भी EV लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस केस में आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब बात करते हैं कितने किलोमीटर में आप हाइब्रिड की एक्स्ट्रा कॉस्ट को कवर कर पाएंगे इन कंपैरिजन आपका नॉर्मल पेट्रोल ऑटोमेटिक के। और
डीजल की कॉस्ट के बराबर तो ये आती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो कैलकुलेशन मैंने करी है, इस गाड़ी को चलाया, इसके फिगर निकाले कितनी ये एवरेज दे रही है, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करी है। अगर हम पेट्रोल ऑटोमेटिक का एवरेज मान के चलें 14 किलोमीटर पर लीटर और पेट्रोल की कीमत मानकर चलें 95 रुपये पर लीटर, तो उसका जो रनिंग कॉस्ट आता है 6.79 रुपीज़ पर किलोमीटर का, और हाइब्रिड का आता है 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से 3 रुपया 96 पैसा, यानी कि मोटा मोटा 4 रुपया। 3,50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस गाड़ी में, वो आपके रिकवर होंगे, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 1,24,000 किलोमीटर चलाने पे। 1,24,000 किलोमीटर। आप इसको सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन आगे की कैलकुलेशन आप मेरी देखिए, क्योंकि डीजल का भी लगभग इतना ही आता है पेट्रोल से अगर हम कंपैरिजन करें तो। अगर आप 1500 किलोमीटर महीने के चलाते हैं तो आपका साल का चलेगा 18,000 किलोमीटर, यानी कि रिकवरी होगी 6.9 ईयर्स में। महीने में अगर आप 2000 किलोमीटर चलाते हैं, साल में 24,000, 5.2 ईयर। और 3000 किलोमीटर चलाते हैं महीने का, तो साल में 36,000 किलोमीटर, 3.4 ईयर्स। और अगर आप 4000 किलोमीटर चलाते हैं महीना का, यानी कि साल में 48,000 किलोमीटर, आपको 2.5 साल लगेंगे इसकी कॉस्ट को रिकवर करने में। और ये 24 का एवरेज तब निकलेगा जब आप हाईवे में डिसेंट तरीके से चलाएंगे, आपका जो एक्सेलरेशन है वो लाइट रहेगा और लाइट फुट में आप गाड़ी चलाते होंगे, ज़्यादा आप एक्सेलरेट ना करते होंगे। अब आइए एक और कैलकुलेशन में बात आता हूँ। तो इतनी कैलकुलेशन में आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि यार इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसमें गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मैं पेट्रोल ऑटोमेटिक ही ले लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर रनिंग कम है तो हाइब्रिड का सेंस नहीं बनता, ना ही ईवी का बनता है और ना ही डीजल व्हीकल का बनता है। लेकिन एक कैच है, हाइब्रिड की अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल तक रोड टैक्स में छूट मिला करती थी उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, जो कि अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो गई। उसके बाद रिवाइज नहीं हुई वो चीज़ें। उसमें क्या होता था, 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक आपको रोड टैक्स में छूट मिल जाती थी, जिससे कि आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती थी वो हो जाती थी कम। और आज की तारीख में कहीं पर भी 100% टैक्स की छूट नहीं है। ड्राफ्ट्स बनाए हैं कई स्टेट ने, वो आपको डिटेल में दे दूंगा। लेकिन हाँ, डीलरशिप्स में आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं अच्छे खासे, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा बिकती नहीं है, तो वहाँ पर डिस्काउंट के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ग्रैंड विटारा का, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, लगभग 2.5 लाख के आसपास। डीलरशिप वाले ये कह रहे हैं कि हम आपका सारा रोड टैक्स देंगे और ऊपर से आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, जिससे कि आपका जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, आपको गाड़ी सस्ते में मिल जाएगी। आप डीजल ऑटोमेटिक से काफ़ी कम कीमत में ले सकते हैं और आप पेट्रोल ऑटोमेटिक के बराबर की कीमत में ले सकते हैं। और रही बात इस विक्टोरियस की, इसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। डिस्काउंट के सहारे आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को कम टाइम में भी कर सकते हैं और कम किलोमीटर में भी कर सकते हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड लेने में तभी फायदा है जब आपकी रनिंग ज़्यादा हो, जस्ट लाइक डीजल। और आज की तारीख में सेंस ये ज़्यादा बनाता है इन कंपैरिजन ऑफ डीजल। एसी की परफॉर्मेंस आपको बतानी थी। एसी इसका काफ़ी अच्छा काम करता है। आजकल की गर्मी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके एसी को। और इसका जो ये सन ब्लाइंड है ना, ये सनरूफ वाला, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें उतनी गर्मी नहीं आती है ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में। ये चीज़ अच्छी करी है विक्टोरियस में। और साथ के साथ हम गाड़ी के अंदर का जो माहौल है कुछ इस टाइप का बना देते हैं, जिससे कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गाड़ी में अपने यूज़ करते हैं इन्वॉल्व 1 का स्नोफॉल। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है आपको ऐसा फील करवाएगी कि किसी ने आपको बर्फ़ का गोला मारा हो। और इसके बहुत सारे टाइप के फ्रेग्रेंसेस आते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है उसको आप स्कैन कर सकते हैं। ब्रेक पैड के खर्चे कम है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से इसमें 40 से 50% ज़्यादा चलते हैं ब्रेक पैड। और साथ के साथ कोई टर्बो चार्जर नहीं है, कोई टर्बो लैग नहीं है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिलता है, ECVT इसमें मिलता है, कोई मैकेनिकल चीज़ें नहीं है आपस में जैसे जो घिस रही हो, ना क्लच है उसमें, ना बेल्ट है, ना चेन है जो घिसे। बैटरी को लेकर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। बैटरी में 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है। बट यकीन मानिए, टोयोटा की ये टेक्नोलॉजी है, आसानी से 2.5 से 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा ये बैटरी चल सकती है। और पूरी बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सेल आपने रिप्लेस करने हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, तो उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं यूज़ केस की। आप NCR में रहते हैं, 2000 प्लस आपको चलना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रैवल करने के आप आदी हैं, बिना रुके, या फिर आप रेगुलरली करते रहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए है। सिटी ट्रैफिक में अगर आपको रनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सिटी में इसका एवरेज और बढ़ जाएगा। ईवी चार्जर अगर आप घर पे नहीं लगा सकते तो हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है, और डीजल का फ्यूचर अनसर्टेन है आपकी सिटी में, तो फिर भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इतने इसके यूज़ केस हैं, ये सारी वीडियो यूज़ केस पे बनी हुई है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड कैसे लेना है, क्यों लेना है। सस्पेंशन सॉफ्टर साइड में है, कुशन काफ़ी अच्छा है, शार्प ब्रेकर होते हैं, शार्प गड्ढे होते हैं, आपको पता नहीं चलते हैं। तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं इस गाड़ी के। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो वो पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की। तेज स्पीड में काफ़ी अच्छा है, स्लो स्पीड में काफ़ी लाइट है। अभी मैं पावर मोड में चला रहा हूँ तो उसमें हल्का सा वेट और बढ़ गया है। तो तेज स्पीड में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये गाड़ी एक फैमिली कम्यूटर है, आप उस हिसाब से लेकर चलिए, ज़्यादा उम्मीदें इससे लगाना गलत होगा। देखिए नॉइज़ आपको आ रही होगी अंदर, ये विंड नॉइज़ भी आने लग गई है अंदर। गाड़ी अभी 100 प्लस है। ब्रेकिंग उतनी शार्प आपको फील नहीं होगी, क्योंकि पहले रीजनरेशन होता है, उसके बाद ब्रेकिंग है वो काम करती है, फ्रिक्शन ब्रेकिंग। अगर मैं इसका ग्रैंड विटारा से कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि इसी सेगमेंट की गाड़ी है और सेम ब्रांड की गाड़ी है, तो वो थोड़ी सी मुझे मैच्योर लगी इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स और सस्पेंशन बिहेवियर में। थोड़े से रोबस्ट सस्पेंशन उसमें फील होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा बुरा फील होने वाले, ऐसा नहीं है। आप बैक टू बैक चलाओगे तो आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी इस गाड़ी में, ग्रैंड विटारा जब मैंने चलाई थी कुछ दिनों तक और उसका मैंने माइलेज टेस्ट किया था टैंक टू टैंक, वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर दे रही थी। 2 से 3 किलोमीटर का अंतर था। उसने मुझे 90 की स्पीड में हाईवे पे 27 के आसपास का एवरेज दिया था, जो कि इसमें मुश्किल मुझे लगा, क्योंकि हाईवे पे इस स्पीड में इस गाड़ी ने MID में 24 से ज़्यादा मुझे नहीं दिखाया। और 90 की स्पीड में इसका EV मोड नहीं चल रहा था जब मैं 90 की स्पीड में क्रूज़ कंट्रोल से चला रहा था। तो ग्रैंड विटारा का उस टाइम पे चल रहा था। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी ऐसा एवरेज डीजल से बेहतर है। चलाने में ठीक ठाक है गाड़ी। अब बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट की। अब देखिए मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, या जिनकी हाइट 6 फीट के आसपास है उनको अंडर थाई सपोर्ट कम मिलेगा इस सेगमेंट के हिसाब से। हालांकि वेंटिलेशन इस सीट में है, पावर एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर वाली, लेकिन कंफर्ट थोड़ा सा कम है। ये जो सीटें हैं ना, इसका जो साइज़ है मुझे ब्रेजा की तरह फील हो रहा है, लगभग वैसे ही ये साइज़ एंड शेप में लगती है। इंटीरियर में इस बार देखिए मारुति ने अच्छा काम करने की कोशिश की है, तारीफ़ें तो बनती है। ये जो इंटीरियर कहलाया जाएगा, प्रीमियम इंटीरियर कहलाया जाएगा मारुति की किसी पहली गाड़ी का, जिसमें सॉफ्ट टच भी आपको मिलता है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है, वो नेगेटिव सेक्शन में बात करेंगे। आप यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज़ देख सकते हैं, अच्छा खासा है। डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलेगा और बटन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। वायरलेस चार्जर आपको मिलता है और यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है, और सब कुछ जो होना चाहिए इस सेगमेंट में वो इसमें मिलता है। फीचर के मामले में कोई कमी नहीं करी है मारुति ने इस बार। हेडलाइट का परफॉर्मेंस मैं अगर आपको बताऊं तो उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि वाइट लाइट है, ब्राइट लाइट है, जब अंधेरी सड़क में आप चलाते हैं तब आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब गाड़ियाँ चलती हैं रोड में, आगे से कोई रोशनी आती है या फिर कोई गाड़ी अगर आगे से आ रही होती है तो इसकी विजिबिलिटी कुछ खास नहीं रहती है। इस लाइट का जो थ्रो है ना, वो काफ़ी स्प्रेड होके जाता है या फिर फैल के जाता है, जिसकी वजह से आप जिस एरिया में देखना चाहते हैं हेडलाइट से वो आपको विजिबल नहीं हो पाता है प्रॉपरली। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है BNCAP में भी और ग्लोबल NCAP में। उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज इस गाड़ी का 5900 से भी ज़्यादा इसके सर्विस टच पॉइंट है। और क्या लोगे बताओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इतने दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें समझ में आए हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को बताना। सबसे पहली चीज़, इंटीरियर की जो मटेरियल क्वालिटी है वो आप अगर कंपैरिजन करेंगे कोरियन से तो उनकी आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। दूसरी चीज़, जब इंजन स्टार्ट होता है ना
तो आपको नॉइज़ आएगी, नॉइज़ के साथ साथ हार्शनेस भी आपको महसूस होगी, और साथ के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा फ्लोर वाइब्रेट करता है। अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं, 0 से एकदम एक्सेलरेशन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जब इंजन के आरपीएम हाई होते हैं तब बहुत बुरी आवाज़ अंदर आती है। और साथ के साथ अगर आप 90 to 100 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे होंगे हाईवे पे, तो विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है और ऐसा लगता है कि विंडो कोई खुली हुई है, इतनी ज़्यादा विंड नॉइज़ आपको सुनाई देगी। हालांकि टायरों की नॉइज़ नहीं आती है, वहाँ पर इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन जो रबर बीडिंग वगैरह जो कि इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं है इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब उसके बाद आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं, आपका टायर फट जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता इसके कोई भी वेरिएंट में। उसके बाद हाइब्रिड व्हीकल में आपको बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालांकि उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा अगर हम नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन में बात करें तो। 2.5 लाख रुपए के आसपास आपने ज़्यादा दिए हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के, ठीक हो गया, लेकिन उसमें आपको एडास नहीं मिलता है। आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक में ज़रूर मिल जाएगा एडास, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। ये काफ़ी गलत बात है। आपके घर में लंबे व्यक्ति हैं 6 फीट या उससे ऊपर वाली हाइट के, तो सेकेंड रो में आपको हेडरूम कम मिलेगा। अगर गाड़ी में आपकी सनरूफ है, नीचे वाले वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम की काफ़ी बातें की गई थी मारुति के द्वारा जब ये गाड़ी लॉन्च हो रही थी, तो म्यूज़िक सिस्टम की जो क्वालिटी है मुझे उतनी खास नहीं लगी। काम चलाऊ है लेकिन कुछ खास नहीं। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, काफ़ी इंटरनेट में सुना है, लोगों से सुना है, साथ ही क्रिएटर से सुना है। वो क्या? वो है डिज़ाइन की। डिज़ाइन इसका आगे तो अच्छा है, साइड से अगर आप देखेंगे तब भी ये गाड़ी अच्छी लगती है, लंबी लगती है, प्रोपोर्शनल लगती है, लेकिन जो पीछे का लुक है वो इसका उतना खास नहीं है, और उस बात से मैं भी सहमत हूँ, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। तो ये थी इस गाड़ी की सारी डिटेल हाइब्रिड की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।